नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम एकेडमी पे। मैं हूं प्रेम और आप जुड़ रहे हैं आप मेरे साथ में एक बार फिर से नए लेक्चर के साथ में, नई सीरीज के साथ में, जो नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे आज फिर से नई वीडियो में। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले सभी को सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने पॉलिटी की सीरीज में बहुत सारी बातें पढ़ ली हैं, सारे एक्ट, सारे अधिनियम को बहुत अच्छे से ही, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव मैनर में जो है उनको फॉलो करते हुए सारी चीज़ें ख़त्म कर ली हैं। तो आज के विषय में जो हम पढ़ने वाले थे वो ये था कि हम आपसे बताए थे कि जो है कि संविधान की रूपरेखा या संविधान निर्माण से पहले जो संविधान सभा का गठन हुआ या संविधान निर्माण से पहले जो चीज़ें हुई उन चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले थे। तो बस आपको करना क्या है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे चैनल प्रेम एकेडमी पे। और आप अगर नए हैं चैनल पे तो अभी के अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको कोई भी अपडेट ना छूट सके। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं हम। तो शुरू हम लोगों ने लास्ट कब छोड़ा था? लास्ट हम लोगों ने छोड़ा था कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से हमने अपनी बात खत्म कर दी थी। हमने वहां तक की पूरी बात कर ली थी। आगे की बात हमको करनी क्या थी कि संविधान निर्माण में जो संविधान निर्माण से पूर्व जो बहुत सारी जो सभाएं बनी, जो संविधान निर्माण जो सभा बनी, बहुत सारी समितियां बनी, उन सब चीज़ों के बारे में हम आज चर्चा करने वाले थे। तो मैंने आपको शुरुआत में ही जब पॉलिटी की क्लास, भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास शुरू की थी, तभी मैंने आपको बताया था कि जो है संविधान का जो पहली बार जो किसी ने जब जिक्र किया था तो जो वो कौन था? एम.एन. रॉय। 1934 में उन्होंने जिक्र किया था, संविधान बनने की जो है सिफारिश की थी एम.एन. रॉय ने। और एम.एन. रॉय कौन थे? आपको मैंने बताया था कि वामपंथी आंदोलन के प्रणेता थे। कौन? भारत में एम.एन. रॉय। तो सबसे पहले 1934 में हमारा आज का विषय क्या है? संविधान का निर्माण। क्या? संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। तो संविधान सभा का गठन का विचार जो है सबसे पहले किसने दिया था? 1934 में। 1934 में किसने दिया था? एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने सबसे पहले किसने दिया? एम.एन. रॉय ने 1934 में क्या? संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया। और 1935 में क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार जो है क्या किया? संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी। कब? 1900 माफ कीजिएगा, ये मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है। 1935 में किसने? आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ये घोषणा कर दी कि भारत के लिए एक स्वतंत्र संविधान बनाया जाएगा। तो ये दो बातें हम लोगों ने यहाँ से जान ली कि पहली बात तो संविधान निर्माण, संविधान सभा के गठन के लिए सबसे पहले बात किसने की थी? एम.एन. रॉय ने 1934 में। दूसरी बात, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार यह घोषणा कर दी, आधिकारिक रूप से यह घोषणा कर दी कि भारत के लिए के संविधान सभा की गठन की मांग कर दी। जो है संविधान 1935 में किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या? भारत के लिए संविधान सभा के गठन की मांग कर दी। ठीक है। 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या घोषणा की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि जो संविधान सभा का जो गठन होगा, जो संविधान को बनाने के लिए जिस सभा का गठन होगा, उस सभा का चयन कैसे होगा? उन्होंने कहा कि वयस्क मताधिकार के द्वारा जो है संविधान सभा का चयन किया जाएगा। वयस्क मताधिकार के द्वारा संविधान सभा का चयन किया जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी हमने जान ली। तो 1946 में क्या होता है? 1946 में क्या होता है? ब्रिटिश सरकार ने नेहरू की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। किसने? ब्रिटिश सरकार ने। 1946 में जो नेहरू की मांग थी, पंडित नेहरू की जो मांग थी कि जो है भारत में जो संविधान सभा का गठन होगा वो वयस्क मताधिकार के माध्यम से किया जाना चाहिए। तो इस मांग का जो सैद्धांतिक जो मांग थी, इसको स्वीकार कर लिया ब्रिटिश सरकार ने। कब? 1946 में
और ये जो प्रस्ताव इन्होंने पेश किया था, ये जो प्रस्ताव इन्होंने पेश किया था, इसको क्या कहते थे? अगस्त प्रस्ताव। इसको क्या कहते थे? अगस्त प्रस्ताव। इसको क्या नाम दिया? अगस्त प्रस्ताव। तो ये इतनी बात हम लोगों ने जान ली। देखिए मैं मेन पॉइंट आपके बोर्ड पे लिखूंगा, बाकी चीजें आप ओरली समझ लीजिए। जो भी चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैं ऑन बोर्ड कर दूंगा, बाकी चीजें मैं आपको ओरली बता दूंगा। तो क्या हुआ 1946 में? क्या हुआ कि जो एक संविधान सभा की मांग के लिए जो मांग की, उसको 1946 में क्या है, ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या, ब्रिटिश सरकार ने एक क्रिप्स मिशन 1942 में ब्रिटिश सरकार ने जो है एक क्रिप्स मिशन भेजा। कौन आया इस क्रिप्स मिशन में? क्रिप्स मिशन की बात कर लेते हैं हम। क्रिप्स मिशन कब आया भारत? तो ये 1942 में कौन? ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे। ब्रिटिश सरकार के कौन? कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री क्या नाम था उनका? क्या नाम था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो क्या है, ये संविधान निर्माण के प्रारूप के साथ में भारत आते हैं। कौन? सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो है संविधान निर्माण के प्रारूप के साथ भारत आते हैं। फिर होता क्या है कि जो मुस्लिम लीग होती है वो इस प्रारूप का जो है क्या विरोध कर देती है, बहिष्कार कर देती है। फिर उसके बाद होता क्या है, मुस्लिम लीग ने यहाँ पे मांग की कि जो है भारत को जो है भारत के दो टुकड़े कर दिए जाएं या विभाजित कर दिया जाए या दो स्वायत्त जो है प्रांत बना दिए जाएं, जिनकी खुद की अलग अलग संविधान सभाएं होंगी, जिनकी खुद की अलग अलग संविधान सभाएं होंगी। तो ये बात किसने बोली? मुस्लिम लीग के सदस्यों ने ये बात बोली जब क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन क्या था कि जो संविधान के प्रारूप के साथ में भारत आया था कि भारत का आखिर संविधान कैसा होगा। फिर जब ये बात हो गई, जब जो है कि मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन का बहिष्कार कर दिया और जो है एक नए देश की मांग की जिसका नाम पाकिस्तान, तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ क्या, क्रिप्स मिशन के बाद में एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। और ये कब आया? ये कब आया आपका? ये आता है आपका 24 मार्च। ये आता है कब? 24 मार्च 1946 को। कब? 24 मार्च 1946 को ये कब आता है? भारत। अब इस कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, इस बात पे भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में इससे बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाते हैं। तो कैबिनेट मिशन में सदस्य कौन कौन थे? पहले कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस। दूसरे कौन थे? ए बी अलेक्जेंडर। और तीसरे कौन थे? मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। तीसरे कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तो ये इतनी बातें हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण थी क्रिप्स मिशन के बारे में या कैबिनेट मिशन के बारे में, उन बातों पे हम लोगों ने चर्चा कर ली। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों पर क्या हुआ कि भारत में 1946 में क्या एक संविधान सभा का गठन किया गया। कब? जुलाई 1946 में। कब? जुलाई 1946 में एक संविधान सभा का गठन कर दिया गया। कब? इसके द्वारा जुलाई 1946 में एक संविधान सभा का गठन कर दिया जाता है। वो संविधान सभा क्या करेगी? संविधान को बनाने का कार्य करेगी। इस पर्पस से 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या किया जाता है? 1946 में एक संविधान सभा का गठन कर दिया जाता है। संविधान सभा का गठन कर दिया जाता है। अब संविधान सभा के गठन की बात आई तो हम बात कर लेते हैं कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे? देखिए हम लोग
मैंने आपको कई बार बताया कि हमको किसी भी सब्जेक्ट पे पीएचडी नहीं करनी है, हालांकि इतनी नॉलेज जरूर रखनी है कि किसी भी एग्जाम में किसी भी तरह का कोई भी सवाल आता है तो हम उसको टैकल कर सकें, उसको सॉल्व कर सकें। तो इस बात को आपको ध्यान रखते हुए मैं सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो आप इन सब चीज़ों पर बहुत ही गौर से ध्यान दीजिएगा। तो संविधान सभा में सदस्य कितने थे? 389। कितने सदस्य थे? 389 टोटल मेंबर्स थे। 389 सदस्य संविधान सभा में थे। 389 सदस्य संविधान सभा में थे। अब ये सदस्य आए कहां से थे, इस बात पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये सदस्य आए कहां से थे, इस बात पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें 292 जो सदस्य थे, जो 292 सदस्य थे, वो कहां से थे? ब्रिटिश प्रांत से। कहां से थे? ब्रिटिश प्रांत से। ठीक है। और 93 सदस्य कहां से थे? 93 थे आपके देसी रियासतों से। देसी रियासतों से। देसी रियासतों से। और 4 सदस्य कहां थे आपके? 4 सदस्य कहां थे आपके? चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। देखिए इसको 296 कर सकते हैं, 292 + 4, और ये 4 सदस्य जोड़ सकते हैं इसमें। तो ये हम लोगों ने एक आंकड़ा देख लिया कि जो 389 सदस्य थे वो कहां से थे? 292 सदस्य कहां से? हमारे ब्रिटिश प्रांत से थे। और 93 कहां? देसी रियासतों से। और 4 कहां? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। तो बात यहां पे ये आती है, सवाल ये बनता है कि ये जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, ये आखिर आए कहां से? ये आए कैसे? ये क्या मनोनीत थे? क्या ये निर्वाचित थे? ये सवाल जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो आपको मैं बता दूं, जो ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे वो सारे कैसे? निर्वाचित थे। और देसी रियासतों के सारे सदस्य मनोनीत किए हुए थे। ठीक है। तो ये बात आप बहुत ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश प्रांत के जितने सदस्य 292 सदस्य थे वो कैसे? निर्वाचित सदस्य थे। और देसी रियासतों के सदस्य कैसे? मनोनीत सदस्य थे। तो ये बात हम लोगों ने क्लियर कर ली। दूसरी बात एक और आती है कि आखिर ये आंकड़ा 389 ही क्यों था? आखिर ये आंकड़ा 389 ही क्यों था? कि संविधान सभा का जो गठन हो रहा था उसमें 389 सदस्य ही क्यों थे? तो आपको बता दूं कि देश की आजादी के समय में देश की जनसंख्या लगभग कितनी थी? 40 करोड़। कितनी थी? 40 करोड़। और यह प्रावधान किया गया था कि हर 10 लाख लोगों पे कितने सदस्य होंगे? 1। कितने? 10 लाख लोगों पे कितने सदस्य होंगे? 1 सदस्य। तो इस वजह से संविधान सभा में कितने? लगभग 389 सदस्य थे। तो ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इतनी बात कर लीजिए। जब हम 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों की बात कर रहे थे, जब 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, तो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हम देख भी लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला कौन सा था आपका? दिल्ली। यहां से कितने? 1 सदस्य था। दूसरा कौन सा था आपका? अजमेर। अजमेर का मेरवाड़ा। अजमेर का मेरवाड़ा। यहां से 1 सदस्य यहां से भी थे। अब दूसरी यहां पे देख लीजिए आप, तीसरे नंबर पे कौन था? कुर्ग। तीसरे नंबर पे कौन था? कुर्ग। ये कहां है आपका? कर्नाटक में। कर्नाटक में। यहां से कितने सदस्य थे? यहां से 1। चौथा सदस्य कहां से था? बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से, माफ कीजिएगा, बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से। अभी ये वर्तमान में बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। तो ये 4 जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे उनके बारे में हम लोगों ने जान लिया। कौन कौन से? दिल्ली, अजमेर और कुर्ग और आपका बलूचिस्तान। तो ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी हो गए हमारे। तो संविधान सभा के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो संविधान सभा के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण
बात क्या है कि संविधान सभा में जो सदस्य थे वो आंशिक रूप से चयनित और आंशिक रूप से मनोनीत और आंशिक रूप से निर्वाचित सदस्य थे। किसमें? संविधान सभा में। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। तो संविधान सभा संविधान के निर्माण के लिए 3 बैठकें होती हैं। संविधान सभा के निर्माण के लिए कितनी? 3 बैठकें होती हैं। पहली बैठक कब होती है? संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है आपकी? पहली बैठक होती है आपकी 9 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। तो आपकी पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक का अध्यक्ष किसे चुना जाता है? इस बैठक का अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो ये सवाल यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि आखिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कैसे चुना जाता है? निर्वाचन के माध्यम से, या इनको मनोनीत किया जाता है, या किस प्रकार से ये अध्यक्ष चुने जाते हैं इस बैठक के, या सबसे बुजुर्ग सदस्य थे? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ये संविधान सभा के क्या? सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसलिए इनको क्या? अध्यक्ष चुना जाता है। क्या? अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। ये जो पहली बैठक थी इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। तो इसमें टोटल कितने सदस्य आते हैं? 207 सदस्य भाग लेते हैं पहली बैठक में। बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, इसको याद रखिए कि 207 सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। 207 सदस्य भाग लेते हैं। जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया इसका, तो चर्चिल ने एक टिप्पणी की, कहा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। संविधान सभा के बारे में चर्चिल ने टिप्पणी करते हुए कहा, जब मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार किया, विरोध किया, तो चर्चिल ने कहा कि यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो हम लोगों ने जो है संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में चर्चा कर ली। तो ये 207 सदस्य आखिर क्यों? हमने अभी आपको बताया कि संविधान सभा के गठन में कितने सदस्य थे? 389। तो आपको मैंने बताया अभी कि 389 सदस्य थे, लेकिन भाग कितने ले रहे हैं आपके? 207 सदस्य। पहली बात, जब मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, तो 73 सदस्य जो मुस्लिम लीग थे, पहली बात तो वो नहीं आए। कौन? वो नहीं आए। दूसरी बात, देसी रियासतों से कितने? जो देसी रियासतों के आपके लगभग 93 सदस्य थे, उनको ये पता ही नहीं था कि आखिर उनको जाना कहां है, उनका भविष्य क्या है, वो कंफ्यूजन में थे। तो ये 389 में 93 ये नहीं आए, 73 ये नहीं आए। तो इस वजह से डाटा कुछ इस प्रकार हो गया कि पहली बार जो पहली बैठक हुई संविधान सभा की, उसमें कितने? 207 सदस्य ने भाग ले लिया। किसमें? पहली बैठक में, जो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। माफ कीजिएगा, 1 मिनट, जरा सा मैं पानी पी लूं। तो ये बात हम लोगों ने पहली बैठक के बारे में सारी चर्चा कर ली। तो चलिए, जो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है, इस बात को आप बहुत ध्यान रखिएगा कि आखिर 207 सदस्य क्यों थे? 207 सदस्य क्यों थे? तो दूसरी बैठक कब होती है? दूसरी बैठक होती है आपकी 11 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में क्या किया जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या स्थायी जो है अध्यक्ष चुन लिया जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? अस्थायी सदस्य थे। कौन थे? अस्थायी सदस्य थे। किसके? वो अस्थायी अध्यक्ष थे। किसके? संविधान सभा के। और 11 दिसंबर 1946 को क्या किया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। कब? माफ कीजिएगा, 1 मिनट, मैं इंक डाल लूं जरा सा इसमें। तो ये दूसरी बैठक कब होती है आपकी? 11 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में क्या किया जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। किसको? डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद को। ये कहां से थे? ये बिहार से थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, फिर हम तीसरी बैठक पे बात करते हैं। जब तीसरी बैठक हुई, इसके बाद में जो दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 के बाद तीसरी बैठक, तो तीसरी बैठक आपकी कब होती है? तीसरी बैठक होती है आपकी 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है। तो तीसरी बैठक में क्या होता है? पंडित नेहरू क्या है, इस तीसरी बैठक में एक उद्देश्य प्रस्ताव जो है लेकर आते हैं। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में था क्या कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये बातें सारी निर्धारित थी कि आखिर जो संविधान बन रहा है उसका नेचर क्या होगा, उसका प्रकृति क्या होगी, या उसके उद्देश्य क्या होंगे, जो है देश की विधायिका में, देश की कार्यपालिका में उसके उद्देश्य क्या होंगे। तो यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, वर्तमान जो हमारा संविधान है, जो वर्तमान संविधान की पुस्तक है, उसकी जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसका आधार क्या है? यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है हमारे वर्तमान संविधान का आधार है। तो क्या प्रस्तुत करते हैं? एक उद्देश्य प्रस्ताव जो है, उद्देश्य प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है? पंडित नेहरू। पंडित नेहरू कब? संविधान सभा की तीसरी बैठक में, जब कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को। इसमें पंडित नेहरू क्या करते हैं? एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं जिसमें ये बातें मेंशन थी क्या कि संविधान का उद्देश्य क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी और कैसे संविधान काम करेगा, इन सब बातों का जिक्र था। ठीक है, तो यह उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है कि मुस्लिम लीग का बहिष्कार चल ही रहा था, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव कब? उस दिन जो है ये पारित नहीं हो पाता है। तो ये पारित कब होता है? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव आपका 22 जनवरी, ये उद्देश्य प्रस्ताव आपका कब पारित होता है? 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को आपका ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है। कहां? संविधान सभा में। संविधान सभा में ये उद्देश्य प्रस्ताव आखिर पारित क्यों नहीं होता है, ये इस बात पे हमको चर्चा कर लेनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आपने डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सुना होगा, एमआर जयकर के बारे में सुना होगा। तो डॉक्टर अंबेडकर और एमआर जयकर का कहना था ये कि क्योंकि मुस्लिम लीग ने जो है इसका वो पहली जो संविधान सभा की बैठक हुई हमारी 9 दिसंबर 1946 की, उसमें विरोध किया, उसमें भाग नहीं लिया। तो डॉक्टर अंबेडकर और एमआर जयकर का कहना था कि हम उद्देश्य प्रस्ताव को तब तक पारित नहीं करना चाहिए जब तक जो है मुस्लिम लीग के सदस्य संविधान निर्माण में या संविधान सभा में भाग ना ले लें। तो इसके चलते उद्देश्य प्रस्ताव कब? 13 दिसंबर 1946 को पारित नहीं हो पाता है। तो ये पारित कब होता है? 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार कर लिया जाता है? ये क्या किया जाता है? स्वीकार कर लिया जाता है। देखिए, एक विवाद है, उस बारे में भी हमको चर्चा कर लेनी चाहिए डॉक्टर अंबेडकर से रिलेटेड। तो इस विवाद के बारे में चर्चा करनी चाहिए हमको। तो डॉक्टर अंबेडकर क्या कि जो है आपके बीएन राव जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कहते हैं कि जो है कि डॉक्टर अंबेडकर के बिना संविधान निर्माण संभव नहीं है, तो उनको किसी न किसी तरह से हमको संविधान सभा में शामिल ही करना होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि बॉम्बे से जो है डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर अंबेडकर को क्या बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं और बॉम्बे से वो चुनाव हार जाते हैं। पहली बात क्या, बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं, फिर क्या वो संविधान सभा में शामिल नहीं हो पाते हैं। दूसरी बार क्या होता है, फिर वो क्या कि मुस्लिम लीग की सहायता से वो बंगाल के जैसूर कुलना से फिर से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन आपको ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि हम 1947 के आसपास की बात कर रहे हैं। जब 1947 के आसपास की बात कर रहे हैं तो विभाजन का समय भी वही था। तो बंगाल का जैसूर कुलना क्या होता है, विभाजन के समय जो है वो पाकिस्तान में चला जाता है। जब वो पाकिस्तान में चला जाता है तो फिर से क्या डॉक्टर अंबेडकर जो है संविधान सभा में शामिल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये बात भी हमने सुन ली। फिर क्या होता है कि जो बीएन राव होते हैं, जो बीएन राव थे आपके, बीएन राव बॉम्बे के तत्कालीन प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखते हैं और उनसे क्या आग्रह करते हैं, कहते हैं कि
MR जयकर से इस्तीफा दिलवाकर, किससे, MR जयकर से इस्तीफा दिलवाकर जो है सीट खाली करवा दी जाए और क्या, उनको बॉम्बे से चुनाव लड़वाया जाए। और फिर क्या होता है कि वो बॉम्बे से चुनाव भी, जो प्रधानमंत्री होते हैं बॉम्बे के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो होते हैं वो क्या, MR जयकर से जो है इस्तीफा दिलवाते हैं। फिर डॉक्टर अंबेडकर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जीतकर संविधान सभा में जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को देखिए हम लोगों को बहुत विस्तार से पढ़ना होगा, क्योंकि इनको संविधान का निर्माता या जननी, कुछ लोगों ने इनको संविधान का जननी तथा जनक के नाम से भी जाना है। पंडित नेहरू ये बात कहते हैं कि जो है कि संविधान निर्माण में मैंने जो है अगर सबसे अच्छा कोई कार्य किया है तो वो ये किया है कि डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में शामिल करना था। तो इसके बारे में हमको बहुत विस्तारित चर्चा करनी होगी। तो आगे आपको मैं और भी चीज़ें इसमें बताने वाला हूं, तो आपको बस करना क्या है कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूं एक बार तो यहाँ आप पढ़ लीजिए, दूसरा अपनी कॉपी को बंद करके नहीं रखिए, तुरंत रिवाइज कर लीजिए, फिर एक बार और रिवाइज करना होगा जो आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का जो सेशन था हमारा वो आपको अच्छा लगा होगा। आगे की चर्चा के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा, और आप अगर चैनल पे अभी नए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आशा करता हूं कि आप, जैसे हमारा मोटो है प्रेम एकेडमी का, सफलता ही हमारा लक्ष्य है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि आपकी सफलता हमारा लक्ष्य हो और आपका भी लक्ष्य हो। तो हम आपकी सफलता को अपना लक्ष्य बना के चल रहे हैं, तो आप इस लक्ष्य के साथ में हमसे जुड़े रहिए प्रेम एकेडमी पे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।